कि आजकल माँ बाप भी भाड़े पे मिलने लगे हैं देशों में। अब भाड़े पे माँ को लेके आओ, वो अब माँ का फर्ज निभाएगी जितना आपने लक्ष्मी दिया अगर है। इन जैसे लोगों के जापान में प्रिंसिपल पे चलेंगे तो भारत भी ऐसे ही स्थिति में आ जाएगा। देखिए। इसलिए ये नियम हमें बचाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने पक्ष को रखा, लेकिन दिनेश जी कई और भी आरोप लगते हैं आपकी तरफ से। भगोड़ा, एस्केपिस्ट, पैरासाइट, बहुत बड़े बड़े शब्द लेके आते हैं आप लोग। कुछ और प्रकाश डालिए इस पे। जी बिल्कुल अनुज जी, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग ये स्केपिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं। अरे भगोड़े हैं ये लोग, ये भागते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, ये भागते हैं सच्चाई से, और ये हर उस चीज़ से भागते हैं जहाँ सच्चाई होती है। यहाँ आंखें बंद करके रहते हैं ये लोग। अरे क्या कंट्रीब्यूशन है आपका समाज में? बताइए। एक सन्यासी कंट्रीब्यूट करता ही क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन है समाज में, क्या देते हो आप लोग समाज को? और दो लाइनें कहना चाहूँगा आप लोग के लिए कि जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। समझ गए आप लोग? जबरदस्ती जिंदा है, मतलब वास्तविकता में जिंदा कुछ है। अहम मुद्दे उठाए। वो सन्यासी वाले टॉपिक में मेरा भी कुछ मत है, मैं आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दीप जी से पूछूंगा। दीप जी, एस्केपिस्ट, पैरासाइट, ऐसे बहुत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि आप दुनिया की जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो इन्होंने जो सन्यासियों के ऊपर बात उठाई है, तो मैं उसमें आपको बता दूं कि हम सब मशीन को तो बनाते हैं, लेकिन जो मशीन को बनाता है, उस इंसान को बनाने वाला, उस इंसान को कैरेक्टर को बनाने वाला, उस इंसान को महान बनाने वाला, उस इंसान को दिशा देने वाला एक सन्यासी होता है। एक महान सन्यासी होता है, महान कैरेक्टर वाला साधु पुरुष होता है। तो जो आप कहते हैं कि सन्यासी कुछ नहीं करते, तो सन्यासी इस समाज के लीडर्स को क्रिएट करते हैं, और वो लीडर्स पूरे समाज को दिशा देते हैं। सन्यासी, आप कभी सन्यासी से मिले हैं? मुझे तो नहीं लगता आप मिले होंगे। मैं मिला हूं कई सारे सन्यासियों से। मैं आपको बताता हूं, 3 बजे से, सुबह 3 बजे से रात के 12 बजे तक वो संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आज वहां दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं देखो, इंसान खुद को मैनेज नहीं कर पाता। आज यहाँ पे कई सारे सन्यासी मिलके 5000 लोगों को मैनेज कर रहे हैं। इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। ये सारे मॉडर्न तरीकों से सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए, इतने मॉडर्न तरीके से आपको सिखाने के लिए ये सारा व्यवस्था किसने किया है? इन सन्यासियों ने तो किया है। लेकिन आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सन्यासी किसके बारे में सोचता है? सन्यासी सोचता है सर्वे भवन्तु सुखिना के बारे में। सन्यासी सोचता है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, किस तरीके से सारा समाज आपस में आके सुखी से रह सके, ये सन्यासी सोचता है। आप बात कर रहे हो एस्केपिज्म की, कि हम एस्केप कर रहे हैं, तो हाँ, हम एस्केप कर रहे हैं। हम एस्केप करते हैं नशा के दुष्परिणामों से, हम एस्केप करते हैं व्यभिचार के दुष्परिणामों से, हम एस्केप करते हैं जुआ के दुष्परिणामों से, हम एस्केप करते हैं मांसाहार के दुष्परिणामों से, क्योंकि ये दुष्परिणाम हमारे देश को नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो? असल में अगर मैं बात बताऊं तो एस्केप आप कर रहे हो अपने उन जिम्मेदारियों से, जो कि एक नागरिक की जिम्मेदारी है इस देश को ऊंचाइयों तक लेके जाने वाली। क्योंकि आपके नशा, आपका व्यभिचार भारत को एक निचले स्तर पे लेके जा रहा है, जहां पे आज बहुत सारे कंट्रीज जो कि ये सब किया करते थे, आज उनके कंट्री में नशा की प्रॉब्लम है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, सुसाइड कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के प्रिंसिपल पे वो लोग चल रहे हैं। जिस दिन अध्यात्म को आप अपनाओगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये अध्यात्म आपके बेनिफिट के लिए है, ना कि नुकसान के लिए। दीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखा, और मैं कहना चाहूँगा, जब आप सन्यासी की बात करते हो, कई बार हम सीमा पे खड़े हुए जवानों की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से एक जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार से एक सन्यासी भारत की आत्मा की रक्षा करता है। वो आत्मा क्या है? भारत की संस्कृति तो है। अगर संस्कृति नहीं है तो कैसा भारत है? अगर आत्मा नहीं है तो कैसा भारत है? कौन सी सीमाओं की रक्षा करोगे आप? तो मैं अब जाना चाहूंगा तुषार जी के पास। तुषार जी से मैं जब भी मिलता हूं, जब भी इनका आमना सामना किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति से होता है, तो मैं देखता हूं इनकी शक्ल पे काफी चिड़न सी रहती है, चिड़े से रहते हैं, ये बहुत गुस्से में रहते हैं, सोचते हैं कब मिले और मैं कब अपने अंदर का जो उबाल है वो बाहर निकालूं। तुषार जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है,
तुषार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी भी आप इस मत के साथ हैं कि जस्ट डू इट, मजे लो और कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है? तो सबसे पहले तो धन्यवाद अनुज जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इस सभा में बोलने का मौका देने के लिए। मैं अपनी बात को एक कोट के साथ शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि चिढ़े हुए रहते हैं। मैं चिढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ और जिस बात पे सच्चाई रहेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। आपने कहा मैं अभी चिढ़ गया हूँ, नहीं, मैं हमेशा से सच के नहीं, साथ हूँ, आप बिल्कुल हमेशा नहीं से चिढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं चिढ़ रहे हैं, आप रखिए अपना पक्ष रखिए। पहले ही थे चिड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो मैं कोट के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। वो कोट कहता है, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव इट, टू टेस्ट एक्सपीरियंस टू utmost, टू रीच आउट ईगरली एंड विदाउट फियर फॉर न्यूअर एंड रिचर एक्सपीरियंस। ये मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने नहीं लिखा है ये घर पे बैठ के, ये एलेनोर रूजवेल्ट ने लिखा है, जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। किन्होंने लिखा है तुषार जी? एलेनोर रूजवेल्ट, First फॉर्मर lady, फर्स्ट लेडी। अच्छा, मतलब इनकी काबिलियत ये थी कि इनके पति राष्ट्रपति बन गए। कमाल कर रहे हैं, क्या बात इनकी है। काबिलियत ये कमाल थी। कर रहे हैं। अरे अगर आपको रखना है, किसी की बात रखनी है तो उसका रखिए, इसका कुछ अरे अरे अपने credential बारे हो। में बोलो ठीक है यार। ठीक है ठीक है, काम- हार्दिक अपनी जी, बारी- हार्दिक जी, तो कोई नहीं, उनकी काबिलियत थी कि ठीक है हम नहीं, आएंगे उस बीच पे। में बोलने की चुल है इनको, सब में बोल रहे हैं। देखिए वो वैसे ही थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत है, आप शांत रहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने 15-20 मिनट बैठ के इन सब महानुभावों की बातें सुनी हैं। ये सब इंटॉक्सिकेशन के ऊपर बोल रहे हैं, नशा बेकार है, ये सब बोल रहे हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भारत की आत्मा रो रही है, ये सब हो रहा है। अरे भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, अब आप जिस मदिरा के पीछे विपक्ष में डंडा लेके खड़ा रहते हो ना, वही मदिरा आपके देवता सोमरस बोल बोल के पिया करते थे। याद आया कुछ? आप लगता है उनके साथ पीते थे बैठ के। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। अरे जो- बिल्कुल जो clarified हूँ मैं। शास्त्रों में सोमरस का जिक्र आता है वो आपकी रेड लेबल, ये ब्लैक डॉग, अरे ये सब यही नहीं है, होता यही है। है। पढ़िए पढ़िए। ऐसी चीजें नहीं है, और वो खास तौर पे नाली में पड़ा हुआ कोई देवता नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हम आते हैं उस पे, लेकिन देखिए- कोई नहीं। ठीक है, आप बताइए, आगे बताइए। देखिए अनुज जी, ऐसा है, मर तो सारे ही रहे हैं, एक दिन सबने मरना है। हमारे मित्र भी कह रहे थे, सब मान रहे हैं ना, मर रहे हैं, एक दिन सबने मरना है, मरना है। तो भाई साहब थोड़ा एंजॉय करके मर लो, थोड़ा एंटरटेनमेंट करके मर लो। आजकल तो लोग हवा पानी से भी मरे जा रहे हैं, सांस ली मर गए, पानी नहीं मिला मर गए। भैया, आप तो भाई अभी साहब तो कर लो, जिंदा हो। थोड़ा आनंद ले लो यार, क्या हाँ, बुरा है? आपके पेट में क्या दर्द है जो आप बार बार माइक उठा लेते हैं? कि आप गलत तुषार जी, पहले तुषार जी, देखिए, आप मेरे को सीधे बोलने बात ना करें, मंच के माध्यम से बात करें। हार्दिक जी, आप उन्हें समय दीजिए, लेट हिम कंप्लीट। देखिए मैरुआना की बात चल रही है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे थे। आप बता रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स इतना इतना पैसा खर्च कर रहा है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, वही यूनाइटेड स्टेट्स मारुआना को लीगलाइज भी कर रहा है। और सिगरेट इंडस्ट्री बैन नहीं है दुनिया में, प्रभु, सिगरेट इंडस्ट्री सरकार द्वारा प्रत्यापित है और लोग पी रहे हैं सिगरेट। क्यों पी रहे हैं? सिगरेट इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं। आप सिगरेट इंडस्ट्री बंद कर देंगे, उनके पेट पे लात नहीं मारेंगे, उनकी सांसें नहीं खींचेंगे आप लोग। इसमें बेरोजगारी है। और इन सबको देखते हुए थोड़ी सी सिगरेट पी ली, लीगल है ना, थोड़ी सी पी ली तो क्या? अरे कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट होगी, हाइपरटेंशन कम होगी यार, पियो। एक बंदा 9 से 5 थक हार के ऑफिस से घर आता है, आधा एक घंटा दोस्तों के साथ एंजॉय करना उसका अधिकार है ना, बिल्कुल है ना? अधिकार है। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट कर ली, थोड़ी सी शराब पी ली तो क्या? क्या हुआ? अरे हार्दिक जी- भूख बढ़ेगी उसकी, हार्दिक जी, हार्दिक जी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है तुषार जी, ठीक है। हार्दिक जी, थोड़ी सी तो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की, ये दिक्कत क्या है? डाका डालने वाले हैं, डाका डाल रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ के जेवरात को बेच करके ड्रग्स लेते हैं। अरे अभी सुना हमने, अरे अभी हमने सुना कैसे एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि उसको पबजी नहीं खेलने देनी जा रही थी। दैट्स अ सैड तो इंसिडेंट। क्या बात कर रहे हैं ये? इन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे हैं, मैं एक एक करके सब पे आऊंगा। पहली बात तो ये कि धीरे धीरे करके मर रहे हैं। भैया अभी तो जिंदा हो ना, अभी तो जिंदा हो ना, मर तो नहीं गए ना, तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना। जो व्यक्ति जिंदा है, मरना है तो जहर खा के मर जाओ, क्यों वेट कर रहे हो? धीरे धीरे करके क्यों मर रहे हो दारू पी करके? बात यह है कि जिंदा जो व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है, उसको देखना चाहिए, उसके हिसाब से जीना चाहिए। और किस आधार पर आप ये बातें कर रहे हैं? जो आपने बोले कि हाइपरटेंशन कम हो जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, कुछ तथ्य हैं जिसके अरे बेसिस पे हैं, आप बोल रहे बहुत हैं? हैं, तथ्य मैं बताता हूँ। अल्कोहल रिहैब गाइड की सितंबर 2022 की स्टडी अनुज जी, जो बताती है कि 15% ऑफ ऑल रॉबरी केसेस, 37% ऑफ ऑल रेप केसेस एंड 40% ऑफ ऑल मर्डर केसेस आर ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। जो इनके लिए थोड़ा सा मजा है ना, वो पूरे समाज के लिए सजा बनती जा रही है।
और ये कह रहे हैं थोड़ा सा मजा करने दीजिए हमको। अरे आपको भारत के घर घर की कहानी नहीं पता क्या? भारत के घर घर में बाप जो है दारू पी करके आता है, वो घर में मारपीट करता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, और एक बेचारी बूढ़ी माँ वो घर को भी संभाल रही है, घरों में जा जाके बर्तन मांज रही है, घर का काम कर रही है और बच्चों की एजुकेशन का भी उठा रही है। आपको दया नहीं आती ऐसी माँ को देख करके? कि आप चाहते हैं कि हर घर के अंदर ऐसा कंडीशन हो? कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हैं आप। शास्त्रों में कोट आता है, अट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। ये जो आपका अट्रैक्शन है ना, एडिक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और अल्टीमेटली ये डिस्ट्रक्शन का रूप ले रहा है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपने सर्च किया है तो फ्रॉम अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन टू डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूं मैं। आपने सर्च किया है, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, कितने लोगों की मौत होती है हर साल सिर्फ स्मोकिंग से। हर साल आपको भी जान के हैरानी होगी, 80 लाख लोग हर साल स्मोकिंग की वजह से मर रहे हैं सिर्फ। और इन सब की जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, क्योंकि आप यहाँ बैठे बैठे मंच के ऊपर और बाहर जाके लोगों को ग्लैमराइज करके बता रहे हैं, मूवीज के अंदर बता रहे हैं कि जो सिगरेट पिएगा वो बड़ा कूल है। तो 80 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? यहाँ पर भाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं बेरोजगारी के बारे में बता देता हूँ। पूरे विश्व में 1-2 लाख लोग होंगे जो टोबैको इंडस्ट्री में काम करते होंगे। वो 1-2 लाख लोग मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं जिससे हर साल 80 लाख लोग मर रहे हैं। 80 लाख तो 80 लाख लोगों को छोड़ दीजिए, करोड़ों लोगों की लाश के ऊपर, उनकी कब्र के ऊपर आपका साम्राज्य खड़ा है। आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? तुषार जी, आप लाशों पे रोटियां सेक रहे हैं। आप बात करते हैं कि 2-4-8 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। इसकी वजह से तो आप, मुझे लगता है, अलकायदा और आईसिस को भी जस्टिफाई कर देंगे। दिस इज नॉट इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ डेथ। हो गया इकोनॉमी ऑफ डेथ को आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है तुषार जी, ठीक है, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आपकी तरफ से कई बार ये भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं है समाज में। जी वही उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। ये महाशय की बात को ही पूरा कर रहा हूँ मैं, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है, ये इतना सब कुछ गिना गए और ठीकड़ा हमारे ऊपर फोड़ गए कि भाई साहब सारी समाज की गंदगी तुमने ही कर रखी है। भाई साहब आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? 0 अंडा। समझ रहे हो? मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब ना देश की इकोनॉमी में कोई योगदान, जीडीपी में तो कुछ देते ही नहीं आप, ठीक है? खाली बैठ के खाते हो, उसी थाली में छेद करते हो और उसके बाद बोलते हो कि हम इतना कुछ दे रहे हैं आपको। अरे हम बताते हैं हम क्या दे रहे हैं आपको। हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे मित्र कोट कर रहे थे, हम भी मानते हैं 136वें नंबर पे हैं हम 141 में से, और गलत नहीं है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है इस हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को। ठीक है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, सवाल वही हैप्पीनेस इंडेक्स श्रीलंका को 5वें नंबर पे, सवाल तो हर चीज पर खड़े होते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले नंबर पर है। अरे सुन लीजिए, ठीक है, लेट हिम कंप्लीट, समय की सीमा है। देखिए, भारत बहुत पीछे है हैप्पीनेस के मामले में। अगर आप रिपोर्ट को हटा भी दें तब भी हम ये महसूस कर सकते हैं जब हम गलियों में निकलते हैं, ठीक है? और लेकिन हम जैसे लोग जो असल में एंटरटेनमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारी लाइफ में खुशी हो, तो इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई हमसे? क्या तकलीफ नहीं, हमको क्या करना है? हमको हर चीज में टांग अड़ानी है अपनी। भाई साहब आप खुद तो कुछ करते नहीं हो, हमको भी नहीं करने देते। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ अनुज जी, रिसर्च कहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक की रिसर्च में लिखा है कि एंजॉयिंग शॉर्ट टर्म प्लेजरेबल एक्टिविटीज एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू आवर ओवरऑल हैप्पीनेस। तो भाई साहब थोड़ा कर लेने दो ना, क्यों पीछे पड़े हो हमारे? और कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो मैं खाली छोटा सा एग्जांपल लेके आपकी बोलती बंद करता हूं। अभी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है ना इंडिया की, अकेले सिर्फ इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री 140 बिलियन डॉलर का कारोबार करके देती है हमको हर साल। ह्यूज। और आप जैसे लोगों के विरोध के बावजूद हमारी इंडिया की टीवी और फिल्म इंडस्ट्री हर साल 100 बिलियन डॉलर के कारोबार को छूने वाली है। हमारा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप बताओ क्या दिया आपकी ये माला और भगवत गीता ने? लेकिन अभी कुछ पिक्चरें बॉयकॉट हुई, खाता ही नहीं खोल पाई, कुछ ऐसा हुआ था अभी बीच में। ठीक है, कोई नहीं। हार्दिक जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें तुषार जी के बात का। सर्च कीजिएगा गूगल पर, एंगस मैडिसन नाम से एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर वो पूरे विश्व भर के सारे देशों का आंकलन करते हैं और 1 AD से लेके 2000 AD तक वो पूरा सर्वे बता रहे हैं। एंगस मैडिसन का कथन है, मेरा नहीं। एंगस मैडिसन बता रहे हैं कि 1st AD से लेकर 1700 AD तक भारत का जीडीपी दुनिया का 1/4 था। 1/4, यानी कि प्री ब्रिटिश ईरा से पहले, जब तक एनलाइटनमेंट भारत में चरम सीमा पर था, उस समय भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थी। बहुत
महत्वपूर्ण तथ्य है ये। बात रही फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की, ये कोट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% ऑफ ऑल टूरिज्म इज ड्यू टू स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो आपने 140 बिलियन डॉलर का डेटा गिनवाया ना हमको, उसका 60% कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक रेवेन्यू विच इज ड्यू टू स्पिरिचुअलिटी। लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं इसलिए इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। दिवाली नवरात्रि में जो कंट्रीब्यूशन होता है जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं, उसको आप कैसे नकार सकते हैं। बात रही स्पिरिचुअलिटी की कंट्रीब्यूशन की, तो मैं आपको बताता हूँ, लोगों का स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन दूर करना, यहाँ पे यूएस इतने लाखों डॉलर खर्च कर रहा है उनके ड्रग्स को छुड़वाने में, यहाँ पे बिना पैसे लिए उनके ड्रग्स को छुड़वाना, उनको हिप्पी से हैप्पी बनाना, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से आपके जैसे पढ़े लिखे पर भटके हुए युवाओं को सही राह दिखाना, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। भारत के अंदर 66 लाख क्राइम हर साल होते हैं, बट उसमें से शायद ही क्राइम कोई एनलाइटेंड व्यक्ति करता है, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इस्कॉन से आज तक लाखों युवा जुड़े हैं, बट किसी एक व्यक्ति ने भी सुसाइड कमिट नहीं किया, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। 1974 से लेके अब तक 812 करोड़ फ्री मील्स, और आज भी 20 लाख फ्री मील्स हम डेली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिना पैसा लिए, जाकर, दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और आप बोल रहे हैं हम लोग बोझ हैं, बिना तथ्य पर बोल के गम गुमराह कर रहे हैं ऑडियंस को। तो हार्दिक जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा। तुषार जी अब तो मान जाइए। एक चीज और बोलना चाहूंगा। ठीक है, ये बात करे थे बॉलीवुड की, इनके रोल मॉडल ही सब नशेड़ी हैं और दारूबाज हैं। हमने नहीं देखा क्या, जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था उस समय पूरा का पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स की चपेट में आ गया था। अरे हम जानते हैं कैसे बचे हैं सब, पैसे दे करके कैसे सब बचे हैं। बॉलीवुड के कंट्रीब्यूशन, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारे बॉलीवुड का, जिसने इंजॉयमेंट के नाम पर फुहड़ता और अश्लीलता का नंगा नाच दिखाया है, जिसने धर्म की इज्जत डुबाने में और देश की संस्कृति को लुटाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी ने दिया होगा। उस बॉलीवुड को ये प्रेज कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा जब यहाँ पे बच्चा 4 साल का बच्चा, आपका बच्चा होगा, वो गाना गाते हुए जा रहा होगा, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, तो आप बड़े खुश होंगे। तो सोचना तो चाहिए कम से कम बोलने से अनुज पहले। जी, देखिए तुषार जी, बस एक सेकंड में समय का थोड़ा कमी है, मैं आना चाहूंगा तुषार जी के पास। तुषार जी क्या कहना चाहेंगे? अब तो मुझे लगता है आप सहमत होंगे इतने तर्कों के बाद। नहीं, देखिए अनुज जी, ऐसा है, मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे लगता है हर व्यक्ति उस बात से एग्री करेगा कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, हमें कल का भरोसा नहीं है। और गाने की बात कर रहे थे तो जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो आपको बाबा जी कोई एनलाइटनमेंट करनी है तो भाई साहब कर लो, बुढ़ापे में कर लो। क्यों जवान खून को जलाने में लगे हो? क्यों जवान खून को सन्यासी बना रहे हो? अरे एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। बिल्कुल। लेकिन नहीं, आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को। आपका क्या है कि भाई एक ही एजेंडा है, हमको खुद भी कुछ नहीं करना है और दूसरों को भी नहीं करना। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलता हूँ, घर जाओ, मारवार खाओ, सुधर जाओ थोड़ा और कमा लो कुछ। इस देश पे बोझ हो आप, शर्म करो, शर्म। हार्दिक जी, मतलब बुढ़ापे में करना चाहिए अगर अध्यात्म जैसा कुछ है भी तो, कैसे प्रतिकार करेंगे आप इसका? बुढ़ापे में करना चाहिए। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। आप नहीं देख रहे क्या तुषार जी? आप बुद्धिजीवी हैं, हमको लगा था आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई भी करिए, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। आपको नहीं दिख रहा है कि हमारा युवा कैसे ट्रबल के अंदर है, वो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से गुजर रहा है। अरे बच्चे स्कूल स्टडी से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर यूथ जो है वो आशिकी में फंसा हुआ है, टीनेजर्स वीडियो गेम में फंसे हुए हैं, ऑफिस वाले लिव इन रिलेशंस में अटक गए हैं, सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर रखी है। तो आप ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं क्या? आप बात कर रहे हैं बुढ़ापे की, भैया बुढ़ापे में कैसे सीखेंगे? आप मेरे को ये बताइए, आपने अपनी कॉलेज डिग्री जवानी में क्यों ली? वाई डिड यू ज्वाइन कॉलेज इन यंग एज? तुषार जी बताइए क्यों ली जवानी में? देखिए अनुज जी, मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है। नहीं, आपने जवानी में डिग्री क्यों ली? उस पे आइए ना, बुढ़ापे में ले लेते हैं। आएंगे। देखिए मेरा सवाल सीधा, नहीं अभी आइए। नहीं है, हम उसी पे है ना। हाँ, ठीक है, चर्चा करते हैं एक बार। मेरा सवाल सीधा और स्पष्ट है, अगर आप लोगों को कुछ करना भी है तो बुढ़ापे में कर लो। ठीक है, वे उसी पे ही आ रहे हैं घूम फिर के। देखो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, अगर सब लोग आपकी तरह खाली बैठ के टाइम पास करने लगे, देन हु विल टेक केयर ऑफ अकाउंटिंग, हु विल टेक केयर ऑफ इंजीनियरिंग, हु विल टेक केयर ऑफ मेडिकल साइंस? खाली बैठ के माला करने से देश नहीं चलता है प्रभु, ये तो समझ लो इस बात को। आप लोग कहाँ चला रहे हैं? लगता है इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं सुना था। इन्होंने सुना ना हम सब काम कर रहे हैं, नहीं सुना था आपने। आप भूल गए ये बता रहे थे कि सन्यासी कितना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं समाज के अंदर। खैर छोड़िए, भूल जाते हैं।
आप ये बताइए, आप तो इंजीनियर है ना, तो अगर सब लोग छोड़ के इंजीनियर बन जाएंगे तो अकाउंटिंग कौन संभालेगा, तो मेडिकल साइंस कौन देखेगा, तो सरहद पर देश की रक्षा कौन करेगा? बताइए। आपकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि आपकी जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हर घर में इंजीनियर होगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना। हर एक व्यक्ति का समाज में अपना कंट्रीब्यूशन है, हर एक व्यक्ति का अलग रोल है। जैसे इंजीनियर का रोल है वैसे ही सन्यासी का भी रोल है। अब आप चिढ़ के बोलेंगे और गुस्से से बोलेंगे तो थोड़ी आप हमारे कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देंगे। समझना चाहिए ना बात को। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शास्त्र पढ़िए, थोड़ा सा माला कीजिए, उससे थोड़ा संयम आता है, आपका एंगर मैनेजमेंट होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और हम आगे तथ्य हार्दिक जी, अब मैं चाह रहा हूँ आप कंक्लूड करें क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। बुढ़ापे में आप कैसे सीखेंगे? आप बोलते कि बुढ़ापे में जाके मैं, अगर आपने सीख लिया बुढ़ापे में जाकर के, तो आप उसको अप्लाई कब करेंगे? मरने के बाद, अपनी कब्र में। समझना चाहिए ना, बुढ़ापे के अंदर अंगम गलितम पलितम मुंडम आदि शंकराचार्य बताते हैं, जब आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जब आपको आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, उस समय आप कैसे ही सीख पाएंगे किसी चीज को। तो मैं अंततः कंक्लूड करते ये बताना चाहता हूँ, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट का बखान कर रहे हैं ना, हम सब वो ट्राई कर चुके हैं। ट्राई करने के बाद यहाँ पे बैठे हैं, और क्योंकि हमने आध्यात्मिक आनंद को अनुभव किया है, इसलिए हम इतने साक्षात्कार के साथ आपको बता पा रहे हैं। तो आप ब्लाइंडली रिजेक्ट मत कीजिए, उस कुएं का मेंढक मत बनिए। आप इसको आके टेस्ट कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, उसके बाद आप चेंज पाएंगे। बी प्रैक्टिकल, तब आप देखेंगे, और उसके बाद आप सही पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो हार्दिक जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी समस्याएं में देखने को मिलती हैं। तुषार जी, आंखें मत बंद कीजिए। इसी आंखें बंद करने पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। तो अभी भी वक्त है कि आप समझ जाइए और युवा को सही दिशा दिखाइए। इसी के साथ हम आज की इस डिबेट का, इस बहस का यहाँ पे अंत करना चाहेंगे। हम देखते हैं कि दोनों पक्षों ने अपने तर्क वितर्क कुतर्क सब रखे यहाँ पे, और हमने देखा कि कहीं युवा अगर अंधकार है तो युवा कहीं ज्ञान भी है, युवा कहीं आतंक है तो युवा कहीं धर्म भी है, युवा कहीं निराशा है तो युवा कहीं विप्लव भी है, क्रांति भी है। तो इसी के साथ मैं ये प्रश्न को यहीं ओपन करके यहाँ की युवाओं से पूछना चाहूँगा कि वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहेंगे, वो कैसे युवा का निर्माण करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस बहस को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे विप्लव 2023 में, इसी समय, इसी महीने में। आपके साथ साइनिंग ऑफ, अतिप्रिया नागदास। हरे कृष्णा।